हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे क्या सच में रशिया से तेल नहीं खरीदेगा भारत। दोस्तों बताएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद बड़ा दावा कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर। बताएंगे आखिर क्या है ये बड़ी खबर, जहां पर इस दावे के बाद दुनिया के बाजारों में मचा हड़कंप। दोस्तों तो वहीं क्या भारत अमेरिका ट्रेड डील पर लगेगी मुहर, अगले चरण की बातचीत के लिए वाणिज्य सचिव वॉशिंगटन हुए रवाना। दोस्तों क्या वाकई में भारत अमेरिका के बीच होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? लेकिन वहीं जहां एक तरफ भारत को लेकर बड़ा दावा किया ट्रंप ने, तो वहीं चीन को दे दी बहुत बड़ी धमकी। सोयाबीन ना खरीदने पर दे दी तेल रोकने की बहुत बड़ी चेतावनी। दोस्तों तो उधर बताएंगे इतना ही नहीं, रशिया की तेल कंपनी पर ब्रिटेन का बड़ा प्रतिबंध। दोस्तों भारत चीन की कंपनी पर भी लगा दिया रोक। आखिर बताएंगे इसके पीछे का क्या दिया है दलील, क्या है कारण। तो वहीं दोस्तों तालिबानियों ने पाकिस्तानी सेनाओं के साथ जो हाल किया, किसने इमेजिन भी नहीं किया था कि अफगानिस्तान की अनस्टेबल तालिबानी सरकार पाकिस्तान के सैनिकों की ऐसी हालत कर देगी। जी हाँ दोस्तों बताएंगे, जानकर आप भी चौंक जाएंगे। पाकिस्तानी सेनाओं से टैंक छीन लिया गया। दोस्तों सैनिकों को सड़कों पर दौड़ाया और दिखाएंगे कैसे पाकिस्तानी सैनिकों के पैंट तक उतार ले गया तालिबान, और अफगानिस्तान में उसको बंदूकों पर दिखा करके मना रहा है जश्न। बंदूकों पर पाकिस्तानी सेना के पैंट को लहरा रहा है तालिबानी लड़ाके। वहीं आनन फानन में हार का मुंह देखते हुए पाकिस्तान के हुक्मरानों ने दोस्तों तालिबानियों से कर दी बहुत बड़ा आग्रह। तो वहीं दोस्तों भारत में होंगे 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स। बताएंगे किस सिटी में होने वाला है ये। आज एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं, बिहार चुनाव से भी जुड़ी सारी जानकारियां बताएंगे। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारतीय सेनाओं का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि भारत की कूटनीति के आगे अमेरिका और चीन जैसा देश टिक नहीं सकता। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को भारत को लेकर एक और बार फिर बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आश्वस्त किया है, उन्हें भरोसा दिलाया है कि भारत अब रशिया के साथ तेल नहीं खरीदेगा, यानी रशिया से तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप ने इसे एक बड़ा कदम बता दिया और कहा कि यह उनके उस प्रयास का हिस्सा है जिसमें वे रशिया को यूक्रेन युद्ध के कारण अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों हालांकि ट्रंप के दावे को लेकर भारत की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल के निरंतर आयात पर चिंता व्यक्त की, जिसके बारे में वॉशिंगटन का मानना है कि यह राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के युद्ध को फंडिंग में मदद करता है। ट्रंप ने कहा इसीलिए मैं इस बात से खुश नहीं था कि भारत तेल खरीद रहा है। उन्होंने आगे दावा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुझे आश्वस्त किया है कि वे रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। ये एक बहुत बड़ा कदम है, अब हमें चीन को भी यही करने के लिए कहना होगा। दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि ऊर्जा नीति पर मतभेदों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी एक करीबी सहयोगी है। जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या चीन के साथ तनाव के बीच वो भारत को भरोसेमंद साझेदार मानते, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध है। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत की तेल खरीदने अप्रत्यक्ष रूप से रशिया के यूक्रेन पर आक्रमण को जारी रखने में मदद की है। उन्होंने कहा कि निरंतर व्यापार रशिया को इस हास्यास्पद युद्ध को जारी रखने का मौका देता है जिसमें उसने 1.5 लाख लोगों को खो दिया है। उन्होंने कहा ये एक ऐसा युद्ध है जो कभी शुरू ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये एक ऐसा युद्ध है जिसे रशिया को पहले ही हफ्ते में जीत लेना चाहिए था और वे चौथे साल में प्रवेश कर रहे हैं। मैं इसे रुकते हुए देखना चाहता हूं। ट्रंप ने आगे कहा कि मोदी से आश्वासन लेना उनके उस कूटनीतिक प्रयास का हिस्सा था जिसमें वे मॉस्को की ऊर्जा से होने वाली आमदनी को काटना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अब हमें चीन को भी यही करने के लिए कहना होगा। चीन पर दबाव डालना पिछले हफ्ते हम जो मध्य पूर्व में कर चुके हैं उसकी तुलना में आसान होगा। जी हाँ दोस्तों, गौरतलब है कि भारत ने बार बार अपने रशिया से तेल आयात का बचाव किया है और इसे अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यकता बताया है, यानी जरूरी बताया है। पूर्व में विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा कि भारत की ऊर्जा खरीद राष्ट्रीय हित से संचालित होती है। हम किसी भी देश से राजनीतिक विचारों के आधार पर आयात नहीं करते, हमारे निर्णय बाजार की वास्तविकताओं से प्रेरित होते हैं। भारत का यह भी कहना है कि उसका आयात रशिया के तेल पर G7 द्वारा निर्धारित मूल्य सीमा के अनुरूप है और वो सभी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए घरेलू ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। अब दोस्तों ये देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये दावा किया है वो कितना सही है कितना गलत है, क्योंकि भारत ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया इस पर दोस्तों। लेकिन आज कल
पल में भारत इसका जवाब जरूर देगा। तब तक आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर लिखकर बताएगा। साथ ही साथ आपको बता दे इतना ही नहीं, इधर भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते बोले तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA को लेकर बातचीत जारी है। भारत के मुख्य वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल आज रात अमेरिका रवाना हो चुके हैं, जहां वो भारतीय प्रतिनिधि मंडल के साथ मिलकर बातचीत में हिस्सा लेंगे। भारतीय टीम पहले से ही अमेरिका में मौजूद है और दोनों देशों के बीच शुल्क संबंधित मुद्दों सहित कई अहम बिंदुओं पर चर्चा चल रही है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल जी ने अपनी यात्रा को लेकर बताया कि भारत अमेरिका से ऊर्जा आयात बढ़ाने को लेकर तैयार है। उन्होंने कहा कि पिछले 7 से 8 वर्षों में अमेरिका से ऊर्जा खरीद, जिनमें की मुख्यतः कच्चा तेल 25 अरब डॉलर से घटकर 12 से 13 अरब डॉलर हो गई है, यानी करीब 12 से 15 अरब डॉलर तक की अतिरिक्त खरीदारी की संभावना है, जिससे रिफाइनरी कॉन्फ़िगरेशन पर असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा आयात नीति को विविधतापूर्ण बनाना चाहता है। एक बड़े खरीदार के रूप में भारत के लिए सबसे बेहतर रणनीति यही है कि हम अपने स्रोतों को विविध करें और इस दिशा में हमने अमेरिकी पक्ष को सकारात्मक संकेत दे दिए हैं। आपको बता दें दोस्तों कि भारत द्वारा अमेरिका से अधिक कच्चा तेल खरीदना वाशिंगटन की उस चिंता को भी दूर कर सकता है जो भारत अमेरिका व्यापार घाटे को लेकर है। अग्रवाल ने कहा कि हम अमेरिका से ऊर्जा खरीदने को तैयार है, बशर्ते उचित दाम पर उपलब्धता हो। जी हाँ, हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि इस समय अमेरिका में शटडाउन की स्थिति है, जिसके कारण वहां की प्रशासनिक क्षमता प्रभावित है। उन्होंने आगे कहा कि अभी पूर्ण स्तर पर वार्ता का यही समय नहीं है, लेकिन दोनों पक्ष आगे का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है बताना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर उधर सोयाबीन ना खरीदने पर ट्रंप ने चीन को दे दी कुकिंग ऑयल रोकने की चेतावनी। दोस्तों, एक तरफ जहां भारत से रिश्ते स्थापित करने की बात कर रहे हैं ट्रंप, तो वहीं चीन को बहुत बड़ी चेतावनी दे दी। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को चीन के खिलाफ खाद्य तेल बोले तो कुकिंग ऑयल और अन्य उत्पादों पर व्यापार खत्म करने की चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने आरोप लगा दिया कि चीन जानबूझकर अमेरिका से सोयाबीन की खरीद बंद करके अमेरिकी किसानों को नुकसान पहुंचा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिख दिया, जो आप सामने देख पा रहे हैं। लिखा कि मेरा मानना है कि चीन जो है वो जानबूझकर हमारे सोयाबीन नहीं खरीद रहा है और हमारे किसानों को मुश्किल में डाल रहा है। ये एक आर्थिक हमला है। उन्होंने आगे लिखा कि अमेरिका अब चीन से कुकिंग ऑयल और अन्य उत्पादों का व्यापार खत्म करने पर विचार कर रहा है। हम खुद आसानी से कुकिंग ऑयल बना सकते हैं, हमें चाइना से खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, ये बयान ऐसे समय में ट्रंप ने दिया है जब अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में दोनों देशों ने एक दूसरे की शिपिंग कंपनियों पर अतिरिक्त पोर्ट टैक्स लगाया है, जिससे वॉल स्ट्रीट यानी अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। ट्रंप के बयान के तुरंत बाद निवेशकों ने चिंता जताई है और प्रमुख शेयर सूचकांकों में गिरावट दर्ज की गई है। इतना ही नहीं दोस्तों, दूसरी तरफ रशिया की तेल कंपनियों पर ब्रिटेन ने बड़ा प्रतिबंध लगा दिया। साथ में भारत चीन की कंपनी पर भी रोक लगाया। ब्रिटेन ने रशिया के 2 तेल कंपनियों समेत चीन और भारत की तेल कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। ब्रिटेन ने भारतीय कंपनी न्यारा एनर्जी पर इस प्रतिबंध की घोषणा कर दी है। न्यारा एनर्जी रशिया से रिकॉर्ड मात्रा में तेल आयात करता है। साल 2024 में न्यारा एनर्जी ने $5 बिलियन मूल्य के 100 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल का आयात किया था। ब्रिटेन ने यह प्रतिबंध की घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री के भारत लौटने के कुछ ही दिनों के भीतर की है। ब्रिटेन ने रशिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियों और शैडो फ्लीट तेल टैंकरों को निशाने पर लिया है ताकि यूक्रेन युद्ध के लिए व्लादिमीर पुतिन की फंडिंग रोकी जाए। ब्रिटेन सरकार ने 90 नए प्रतिबंधों की घोषणा कर दी है। इसमें एक प्रमुख भारतीय तेल रिफाइनरी और 4 चीनी तेल टर्मिनल शामिल है। नेक्स्ट और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर पाकिस्तान सेना से चीना टैंक सैनिकों को सड़कों पर दौड़ाया। इतना ही नहीं, सैनिकों के पैंट तक उतार ले गया तालिबान दोस्तों, और बंदूक पर उन पैंटों को लटका कर मना रहा है जश्न। बता दे, पाकिस्तान और अफगान तालिबान में 4 दिनों तक चले संघर्ष के बाद अब युद्ध विराम हो चुका है। दोनों पक्षों ने अगले 48 घंटों तक के लिए एक दूसरे पर हमला न करने का दावा और वादा कर दिया। इस बीच पूरे अफगानिस्तान में तालिबान लड़ा के पाकिस्तान पर जीत का जश्न मना रहे हैं। बड़ी बात यह है कि सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से की गई है। कई जगहों पर पाकिस्तानी सैनिकों की वर्दियों को जीत की निशानी के तौर पर प्रदर्शित किया जा रहा है। पाकिस्तान से लगे सीमा इलाकों में पाकिस्तानी टैंकों को विजय जुलूस के तौर पर दिखाया जा रहा है। पूरे अफगानिस्तान में तालिबान लड़ा के पाकिस्तान पर जीत का जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तान से लगे सीमा इलाकों में पाकिस्तानी टैंकों को विजय जुलूस के तौर पर दिखाया जा रहा है। इन पाकिस्तानी टैंकों पर तालिबान लड़ाकों ने चमन बॉर्डर पर हुए संघर्ष के दौरान कब्जा कर लिया
था। बुधवार को काबुल और कंधार में पाकिस्तानी हवाई हमलों में कम से कम 15 अफगान नागरिक मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हुए। ये तब हुआ जब तालिबान ने जवाबी हमले में स्पिन बोल्डक में सीमा चौकियों पर कब्जा कर लिया। इस दौरान तालिबान के हाथ पाकिस्तानी सैनिकों की वर्दियां भी लगी है, जिन्हें छोड़कर वे भाग गए थे। वीडियो जो सामने आ रही है दोस्तों, जिनमें क्लियर देखा जा सकता है कि उन पतलून और हथियार को तालिबानी दिखा करके जश्न मनाते दिख रहे हैं। जी हाँ, तो वहीं पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने अपनी हार का आईएसआई पर फोड़ दिया ठीकरा। पाकिस्तानी सेना और वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई के बीच की नाराजगी अब खुलकर सामने आ चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि आईएसआई अफगान तालिबान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान और ऑपरेशन सिंदूर के हमलों के बारे में खुफिया जानकारी देने में विफल रही है। सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कथित तौर पर अफगान तालिबान की ओर से पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर कई सफल हमलों के बाद खुफिया एजेंसियों से नाराज है। इस बीच तालिबान ने दावा किया है कि उसने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और कई अन्य को घायल कर दिया है। वहीं भारतीय अधिकारियों का कहना है कि इन शर्मनाक घटनाओं ने आईएसआई में बड़े पैमाने पर फेरबदल करने के लिए प्रेरित किया है। हालांकि दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अगले 48 घंटे तक के लिए अस्थायी युद्ध विराम लागू करने पर सहमति बन चुकी है, लेकिन रिक्वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से की गई थी। जी हाँ दोस्तों, जिसको उम्मीद नहीं थी वो भी चौंकते नजर आ रहे हैं कि आखिरकार तालिबानियों ने पाकिस्तानी सेनाओं को जंग शुरू होने से पहले ही मौत के घाट उतार दिया। ये बहुत बड़ी बात है तालिबानी लड़ाकों के लिए। दोस्तों, आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर आखिर भारत के कौन से कदम से भड़का चाइना एक्शन लेने की दे दी चेतावनी, कर डाली डब्ल्यूटीओ से शिकायत। दोस्तों, भारत की इलेक्ट्रिक वाहन ईवी और बैटरी उत्पादन से जुड़ी सब्सिडी योजना पर चाइना ने विश्व व्यापार संगठन बोले तो डब्ल्यूटीओ में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा है कि भारत की ये पॉलिसीज घरेलू उद्योगों को अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ देती है और इससे चीन के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंच रहा है। चाइना ने कहा है कि भारत सरकार द्वारा दी जा रही ईवी और बैटरी निर्माण सब्सिडी योजनाएं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के निष्पक्ष नियमों के खिलाफ है। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक इन योजनाओं से भारत अपने स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दे रहा है। इससे विदेशी कंपनियों के लिए, खासकर विशेष रूप से चीनी कंपनियों के लिए असमान प्रतिस्पर्धा का माहौल बन गया है। मंत्रालय ने बताया कि भारत द्वारा लागू की गई सब्सिडी पॉलिसीज वैश्विक व्यापार व्यवस्था के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। चीन अपने वैध अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर फ्रांस के बाद अब अमेरिका में प्रदर्शनकारियों का हल्ला बोल, सड़कों पर उतरेंगे 8 लाख से ज्यादा लोग। दोस्तों, फ्रांस के बाद अब अमेरिका में सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है। आज से 2 दिन बाद यानी 18 अक्टूबर को यह प्रदर्शन अमेरिकी राष्ट्रपति मिस्टर ट्रंप के खिलाफ होगा। खबरों के अनुसार 2500 से ज्यादा जगहों पर लोग जुटेंगे, वो भी लाखों की संख्या में। इस आंदोलन को नाम दिया गया है नो किंग्स, यानी कोई राजा नहीं। खास बात यह है कि ठीक इसी नाम से एक आंदोलन ट्रंप के खिलाफ 4 महीने पहले भी हो चुका है। तब अमेरिका के छोटे बड़े शहरों में 5 मिलियन से ज्यादा लोगों ने सड़कों पर उतरकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बढ़ते कार्यकारी अधिकार यानी एग्जीक्यूटिव पावर के विस्तार का विरोध किया था। आइए आपको बताते हैं दोस्तों, आखिर क्यों हो रहा है ये आंदोलन। दरअसल नो किंग्स नाम जो है वो अपने आप में ही बहुत बड़ा संदेश देता है। संदेश ये है कि अमेरिका जो है वो किसी राजा का देश नहीं है। आंदोलनकारी मानते हैं कि ट्रंप की लोकतांत्रिक सीमाओं को तोड़कर अपने हाथों में ज्यादा ताकत लेने की कोशिश कर रहे हैं। वे अदालतों की अनदेखी कर रहे हैं, विरोधी आवाजों को दबा रहे हैं, मीडिया कलाकारों पर सेंसरशिप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आयोजक संगठन यानी इंडिविजुअल और कई मजदूर संघों का कहना है कि यह प्रदर्शन ट्रंप सरकार की तानाशाही रवैये के खिलाफ है। हाल में संघीय सरकार के बंद यानी शटडाउन हो जाने से लाखों सरकारी कर्मचारियों की नौकरी पर असर पड़ा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये भी ट्रंप का सत्ता को अपने कब्जे में लेने की बहुत बड़ी चाल है। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां भारत में होंगे 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स मेजबानी के लिए सुझाया गया अहमदाबाद सिटी का नाम। दोस्तों, भारत को 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत के अहमदाबाद की सिफारिश की। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के बयान के मुताबिक अब अहमदाबाद के नाम को पूर्ण सदस्य देशों के सामने प्रस्तावित किया जाएगा। इस पर अंतिम निर्णय 26 नवंबर 2025 को ग्लासगो में होने वाली कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स जनरल असेंबली
असेंबली में लिया जाएगा। ये कॉमनवेल्थ गेम्स का 24वां संस्करण होगा, जो कॉमनवेल्थ गेम्स की 100वीं वर्षगांठ भी होगी। पहला आयोजन 1930 में कनाडा के ओंटारियो में हुआ था। अगर नवंबर 2025 में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स जनरल असेंबली में अहमदाबाद को मंजूरी मिल जाती है तो वो 2010 में नई दिल्ली के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने वाला भारत का दूसरा शहर बन जाएगा। नाइजीरिया ने भी 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए आवेदन किया है। दोस्तों, अब आप कहेंगे अहमदाबाद को ही क्यों चुना गया, तो आपको बता दें, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स की एवोल्यूशन कमेटी ने उम्मीदवार शहरों की समीक्षा कई मानकों पर की, जैसे तकनीकी तैयारी, खिलाड़ियों की सुविधाएं, बुनियादी ढांचा, प्रशासनिक व्यवस्था और कॉमनवेल्थ मूल्यों से सामंजस्य। बोर्ड ने बताया कि अहमदाबाद और नाइजीरिया के अबुजा दोनों ने शानदार और महत्वाकांक्षी प्रस्ताव पेश किए हैं जो कॉमनवेल्थ स्पोर्ट मूवमेंट की बढ़ती प्रभावशीलता को दर्शाते हैं। दोस्तों, ये आयोजन बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन, पर्यटन को बढ़ावा और खेल व इवेंट मैनेजमेंट जैसे कई क्षेत्रों में नए अवसर पैदा करेगा, यानी कि रोजगार, पर्यटन और प्रोफेशनल्स के अवसर बढ़ा देगा ये आयोजन। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, और आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अगर हम आपसे ये सवाल पूछे कि अगर भारत में ये कॉमनवेल्थ 2030 में होता है तो किस शहर में होना चाहिए भारत के, तो आप लोग दोस्तों भारी मात्रा में जवाब दीजिएगा। देखते हैं आप लोग क्या नाम लेते हैं। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर रेडिएशन खतरे पर भारत बन गया मसीहा, इंडोनेशिया को फौरन भेज दी जीवन रक्षक दवाओं की मदद। दोस्तों, इंडोनेशिया में सेजियम 137 रेडियो एक्टिव पदार्थ की आशंका के बाद भारत ने तुरंत मानवीय सहायता के तहत फ्रूजियन ब्लू यानी प्रूडेकॉर्प कैप्सूल्स की खेप भेज दी। ये दवाएं रेडिएशन के असर को कम करने के लिए उपयोग की जाती है। भारतीय दूतावास जकार्ता ने इंडोनेशिया के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुरोध पर विदेश मंत्रालय के सहयोग से दवाओं की आपात आपूर्ति की। जी हाँ, भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने बुधवार को इंडोनेशिया अधिकारियों को दवाएं सौंपी। इसे भारत की क्षेत्रीय प्रथम प्रतिक्रिया नीति यानी इंडिया फर्स्ट रेस्पोंडर का हिस्सा बताया गया। दोस्तों, एमईए यानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने कहा कि भारत ने रेडिएशन एक्सपोजर को कम करने में सहायता के लिए आवश्यक दवाओं की खेप इंडोनेशिया को सौंप दी है। यह भारत की क्षेत्रीय सहयोग और मानवीय प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो वहीं आपको बता दें, भारत की एक और बड़ी नई उपलब्धि दोस्तों, 7वीं बार यूएनएचआरसी के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। जनवरी 2026 से शुरू होगा कार्यकाल। दोस्तों, भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी के 2026-28 के कार्यकाल के लिए चुना गया है और यह भारत का 7वां कार्यकाल होगा। यूएनएचआरसी ने मंगलवार को हुए चुनाव के नतीजों की घोषणा करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारत का 3 वर्ष का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने समर्थन देने के लिए सभी प्रतिनिधि मंडलों का सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भारत आज 7वीं बार 2026 से 2028 के कार्यकाल के लिए मानवाधिकार परिषद के लिए चुना गया है। राजनायक ने कहा कि यह चुनाव मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर अब देश में नक्सलियों से सबसे अधिक प्रभावित 3 जिले ही बचे हैं। दोस्तों, मुख्य रणनीतिकार मल्लोजुला वेणुगोपाल ने बीते दिनों किया था सरेंडर। दोस्तों, नक्सलियों के प्रतिबंधित संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी की केंद्रीय समिति और पोलित ब्यूरो के बेहद अहम सदस्य 6 करोड़ रुपए के इनामी मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति उर्फ उभय उर्फ दादा समेत 61 नक्सलियों का आत्मसमर्पण करना नक्सलियों के लिए तगड़ा झटका है। इससे उत्साहित केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि देश में अब नक्सली प्रभावित जिलों की संख्या 18 से घटकर 11 रह गई है। इसमें भी जो सबसे अधिक प्रभावित जिले थे उनकी संख्या 6 से 3 रह गई है। अब केवल छत्तीसगढ़ का बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर ही 3 ऐसे जिले रह गए हैं जो नक्सलियों से सबसे अधिक प्रभावित हैं। तो वहीं आपको बता दें, नेपाल में जेनजीज आंदोलन का असर, पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा सियासत से ही हुए आउट। दोस्तों, जनरेशन जेड आंदोलन के बाद नेपाल की सियासत में बड़ा उलटफेर हो गया है। पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेसी अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा ने राजनीति से लंबी छुट्टी ले ली है। उन्होंने पूर्ण बहादुर खड़गा को नेपाल कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी के सभी बड़े फैसले अब खड़गा ही लेंगे। खड़गा कांग्रेस के सीनियर नेता हैं और अब तक उपाध्यक्ष पद पर काबिज थे। तो वहीं चौंकाने वाली खबर बता दें, रशिया के हवाई क्षेत्र से आने वाली चीनी एयरलाइंस पर पाबंदी लगा सकता है अमेरिका। ड्रैगन के इस फायदे से है खफा। दोस्तों, टेरिफ वॉर के बीच अमेरिका और चीन में एक और टकराव हो गया है। दोस्तों, ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में एक प्रस्ताव दिया था कि चीन की एयरलाइंस को रशिया के ऊपर से होकर अमेरिका जाने
जाने वाली उड़ानों पर प्रतिबंधित किया जाएगा, जिसके बाद अब चीन की सबसे बड़ी सरकारी एयरलाइंसों ने अमेरिकी प्रस्ताव पर पलटवार कर दिया। दरअसल प्रस्ताव में अमेरिकी पक्ष ने कहा कि ऐसी उड़ानें चीनी एयरलाइनों को अमेरिकी एयरलाइनों की तुलना में अनुचित लागत लाभ देती है, जो रूसी हवाई क्षेत्र से होकर नहीं जा सकती। रूसी एयर स्पेस को लेकर अमेरिका ने कहा कि रशिया के हवाई क्षेत्र से उड़ान भरने से चीनी एयरलाइंस को उड़ान का समय कम करने और ईंधन की बचत का फायदा मिलेगा। वहीं अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर बीजेपी ने जारी की 18 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। राघोपुर से तेजस्वी के खिलाफ सतीश यादव को मिला टिकट। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तीसरी लिस्ट जारी कर दी। इसमें 18 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया गया है। पार्टी ने राघोपुर से सतीश यादव को टिकट दिया है, जो तेजस्वी यादव के खिलाफ ताल ठोकेंगे। इसके अलावा बगहा से राम सिंह, नौतन से नारायण प्रसाद को टिकट मिला है। बता दें कि बीजेपी ने 101 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट में 71, दूसरी लिस्ट में 12 कैंडिडेट्स का ऐलान किया था। तो वहीं बिहार चुनाव में माहौल बनाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ जी। दानापुर और सहरसा में करेंगे जनसभा। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज यानी 16 अक्टूबर बिहार की राजधानी पटना में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी यहां दानापुर और सहरसा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गुरुवार को पटना के दानापुर में बीजेपी प्रत्याशी राम कृपाल यादव के पक्ष चुनावी सभा करेंगे। इसके वो सहरसा में बीजेपी प्रत्याशी आलोक रंजन के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी जी बिहार दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। क्या एनडीए अपना रंग दिखा पाएगा बिहार में? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ बता दें, धनतेरस दिवाली से पहले सोने के रेट ने तोड़ दिया रिकॉर्ड। चांदी की चमक भी बढ़ी दोस्तों। धनतेरस और दिवाली से पहले सोने के साथ साथ चांदी की चमक भी बढ़ गई है। चांदी के दाम 1,95,000 पहुंच चुका है। चांदी खरीदने वाले ग्राहकों को 7 से 10 दिन तक वेटिंग का सामना करना पड़ रहा है। सोने चांदी के आसमान छूते दाम के पीछे बड़ी वजह ग्लोबल फैक्टर बताया जा रहा है। व्यापारियों का मानना है कि टैरिफ और ट्रेड बड़ी वजह है, जिसके कारण लगातार दाम बढ़ रहे हैं। दोस्तों, गोल्ड की बात करें तो 24 कैरेट गोल्ड का प्राइस 1,29,000 पहुंच गया। वहीं 22 कैरेट 1,18,000 पहुंच गया दोस्तों। वहीं 18 कैरेट 97,000 के आसपास है। जी हाँ, रेट काफी ज्यादा हाई हो चुके हैं। आपकी इन पर जो भी राय हो बताना मत भूलिएगा। हालांकि अभी तक रेट कम होने को कोई आसार नहीं है। बहरहाल दोस्तों, ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।